क्या कैसे और कब विद ऋषभ में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। मेरा मानना यह है कि लगातार चर्चा में बना रहता है कि समान नागरिक संहिता भारत में क्यों लागू नहीं हो पा रही है। आर्टिकल 44 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, उसमें दिया गया है कि राज्य को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करे। फिर ये क्यों लागू नहीं हो पा रही है, आज इस पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम दो टर्म को क्लियर कर लेते हैं, आपराधिक संहिता और समान नागरिक संहिता, यानी कि नागरिक संहिता। आपराधिक संहिता का सीधा सा अर्थ है ऐसे सारे कार्य जिन्हें करने पर दंड मिलता हो या जो अपराध की श्रेणी में आते हो, जैसे मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, बलात्कार कर दिया, ये सब कुछ जो है अपराध की श्रेणी में आता है। और ये करने पर प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को जो भारत के अंदर है वही सजा दी जाएगी जो हर किसी को मिलती है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नागरिक संहिता में ऐसे कार्य आते हैं जो अपराध की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन एक सभ्य समाज में जीने के लिए उन पर भी कुछ नियम बनाए जाते हैं, जैसे विवाह, उत्तराधिकार, तलाक। ये सभ्य समाज में जीने के लिए कुछ नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन ये नियम प्रत्येक समूह पर समान नहीं है। जैसे ये मुसलमानों पर अलग है, हिंदुओं पर अलग है, सिखों पर अलग है। इसी को कहते हैं समान नागरिक संहिता का ना होना। जो नागरिक है उस पर समान रूप से किसी कानून का ना लगना जो अपराध की श्रेणी में ना आता हो। जैसे विवाह, यानी कि मुस्लिम जो है वो 2 विवाह कर रहा है, 3 विवाह कर रहा है, लेकिन जो हिंदू है क्योंकि हिंदू कोड बिल है जो 1955 में आया था, उसके तहत केवल एक ही कर सकता है। तो पूरे देश में एक ही नागरिक संहिता क्यों लागू नहीं है, ये बड़ा सवाल है। विपक्षी क्या कहते हैं, एक एक से समझते हैं। विपक्षी कहते हैं कि यदि समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाए तो ये सर्वप्रथम आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 का हनन कर लेगा। कैसे? आर्टिकल 25 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिस धर्म का चाहे, जिस धर्म की पद्धति का चाहे आचरण कर सकता है। यदि वो 4 विवाह करता है तो ये मुस्लिम धर्म की आचरण पद्धति हुई, तो वो इसे क्यों नहीं अपना सकता है। और यदि नागरिक संहिता इसे अपनाने नहीं दे रही है तो मौलिक अधिकारों का हनन हो गया। इसी प्रकार आर्टिकल 26 कहता है कि कोई भी धार्मिक समूह अपने हिसाब से अपने धार्मिक नियमों को बना सकता है। तो जो मुस्लिम लोग भी हैं वो, उनका भी एक धार्मिक समूह है, इस्लाम धर्म है, तो वो अपने आधार पर क्यों अपने धार्मिक नियमों को नहीं बना सकते हैं। यदि नागरिक संहिता नहीं बनाने दे रही है तो आर्टिकल 26 का हनन हो गया। ऐसे ही आर्टिकल 29 कहता है कि भैया भारतीय संविधान आपकी जो संस्कृति है उसका संरक्षण करेगी। अब मुसलमान कह रहे हैं कि हमारी भैया संस्कृति ही यही है कि हम अपने इस हिसाब से तलाक देंगे और इस हिसाब से विवाह करेंगे। यदि समान नागरिक संहिता ऐसा नहीं करने देती है तो फिर भाई इसके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, आर्टिकल 29 का भी। दूसरा बड़ा कारण कि जो समान नागरिक संहिता है ये धर्म पर आधारित है, और धर्म भारत में एक संवेदनशील मुद्दा है। यदि कल को समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए तो अल्पसंख्यकों के मन में ऐसा भाव ना जगने लगे कि भाई हम सुरक्षित नहीं हैं, और जिससे दंगे भड़क सकते हैं, नक्सलवादी गतिविधियां हो सकती हैं, आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं। और भी एक कारण है, एक कारण ये है कि समान नागरिक संहिता विषय को राजनीतिक गतिविधियों में जोड़ दिया गया है, यानी कि इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाने लगा है। इसलिए इसके लागू होने पर राजनीतिक गतिविधियों के तौर पर भी हिंसा भड़क सकती है। लेकिन इसके कुछ पक्ष की भी बातें हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू हो, वो कौन से विचार रखते हैं, वो कौन सी बातें रखते हैं, उन्हें समझते हैं एक एक से। पहली बात, वो कहते हैं कि आर्टिकल 26 में जो सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्यता परीक्षण यानी कि एसेंशियली टेस्ट का सिद्धांत दिया था, उसके अंतर्गत विवाह, तलाक या उत्तराधिकार जैसी चीज़ें ऐसी मूलभूत चीज़ें नहीं हैं जिनके ना होने पर कोई व्यक्ति अपने धर्म से वंचित कर दिया जाएगा। इस आधार पर आर्टिकल 25, 26 और 29 इन तीनों का समान नागरिक संहिता द्वारा कोई हनन नहीं होता है। तो पहली जो विपक्ष में बात रखी गई थी वो तो इस पक्ष की बात से खारिज हो जाती है, यानी समान नागरिक संहिता आप लागू करिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इस जजमेंट में ये कह दिया। दूसरी बात, यदि मान लो समान नागरिक संहिता लागू ना हो तो ये समानता के मौलिक अधिकार का हनन करती है। आर्टिकल 14 कहता है कि भैया यहाँ प्रत्येक व्यक्ति समान है, उसका ये हनन है कि आप कोई व्यक्ति है वो 4 विवाह कर रहा है, या कोई व्यक्ति है जैसे मुसलमानों में तलाक का जो सिस्टम है वो केवल पुरुषों का विशेषाधिकार है, तो ये विशेषाधिकार समानता के मौलिक अधिकार का हनन कर देता है। दूसरी बात,
ये इस तरीके गौरवान्वित हिस्से को और लैंगिक भेदभाव को भी जन्म देता है, क्योंकि आप किसी भी प्रकार से उसकी मर्यादा का हनन कर देते हैं। जैसे आपने देखा साहबानों केस में हुआ था, उनको तलाक दे दिया गया था, फिर उन्होंने कहा कि भाई हमको गुजारा भत्ता दीजिए, तो गुजारा भत्ता भी देने से मना कर दिया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया और बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई, तब जाके उनको गुजारा भत्ता मिलना शुरू हुआ। तो इस प्रकार से देखा जाता है। और भी कुछ कारण हैं। एक कारण ये देखने को मिलता है कि इससे जो है वैज्ञानिक मानसिकता को धीरे धीरे कम हाँका जा रहा है और जो रूढ़िवादिता है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आज दुनिया वैज्ञानिक मानसिकता पर जी रही है और ये बातें जो हैं वो रूढ़िवादी किस्म की हैं कि भाई इस तरीके की बातें ना करना, तलाक इस तरीके से दे देना, या फिर जो सिस्टम है कि समान नागरिक संहिता का विरोध करना, बल्कि समान नागरिक संहिता में ऐसा कुछ नहीं है। अब हम ये समझते हैं कि इस पर आम आदमी के विचार क्या होने चाहिए। देखिए, आप किसी भी पलड़े पर अपने हिसाब से जाइएगा कि आपको पक्ष की बात बहुत अच्छी लगी, कि आपको विपक्ष की बात बहुत अच्छी लगी। मैं आपको एक संतुलित नज़रिया देता हूँ कि वैसे वास्तविकता में क्या होना चाहिए। देखिए, DPSP में यदि कोई बात दी गई है तो संविधान निर्माता बहुत अधिक विद्वान थे, उन्होंने सोच कर ही रखी होगी, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इसे लागू तो होना चाहिए, यानी कि समान नागरिक संहिता लागू तो होनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होनी चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि भाई आजकल धर्म के मुद्दे जितने भी संवेदनशील बन जाते हैं, जो भी टिप्पणियाँ संवेदनशील बन जाती हैं, उनमें धार्मिक गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ रहता है। तो समान नागरिक संहिता को लागू करने में जो धर्मगुरु हैं, इनका सहयोग लेना चाहिए। वैसे ये देंगे नहीं, लेकिन फिर भी यदि लागू करो तो इसका सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि तभी ये बेहतरीन तरीके से लागू हो सकता है। दूसरा, समान नागरिक संहिता में आने वाली चीज़ों को क्रमक तरीके से लागू करना चाहिए, मानी एक एक से। जैसे पहले 3 तलाक का सिस्टम अभी ख़त्म कर दिया गया, इसी तरीके से अब बहुविवाह, इसी तरीके से अब अन्य कोई, इसी तरीके से अब अन्य कोई, धीरे धीरे, एकदम नहीं, क्योंकि एकदम करने से क्या है, हिंसा भड़क सकती है, दंगे भड़क सकते हैं। और तीसरी बात, समान नागरिक संहिता लागू करने में एक ये भी नज़रिया रखना चाहिए कि ये राजनीति से प्रेरित न रह पाए, ये नागरिकों के जीवन को बहुमूल्य बनाने के लिए, सौंदर्य बनाने के लिए काम में आए। तो उस आधार पर इसमें राजनीति को थोड़ा कम रखते हुए और विद्वानता की वक्तव्यों को अधिक रखने का प्रयास करना होगा। इसके साथ साथ नागरिकों के नज़रिए को भी विकसित करना होगा, जागरूकता को फैलाना होगा, उन्हें राजनीतिक विचारधारा से हटकर एक सामाजिक विचारधारा से सोचने की शक्ति प्रदान करनी होगी। तो समान नागरिक संहिता बहुत आसानी से लागू हो सकती है। हालांकि ये इतना आसान विषय नहीं है, फिर भी आपके अपने विचार इस पर क्या हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये भी बताएं कि ये विषय आपको समझ आया या नहीं।